SR आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो नीति निर्देशक तत्वों में जहाँ तक पढ़ा था आर्टिकल 47 तक लास्ट में पढ़ लिया था, उससे आगे अभी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 48 के अंदर क्या है कि राज्य कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक तरीके से विकास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू यानी जो दूध देने वाले पशु है, दुधारू है, वाघ यानी जो मार होने वाले जो पशु है जैसे ऊंट है, तो ये दुधारू है, वाघ पशुओं की नस्लों को संरक्षण तथा वध पर रोक लगाएगा। यानी इसके अंदर क्या है कि राज्य कृषि व पशुपालन, एक पीछे आगे में पढ़ा था आर्टिकल 43 उसमें पढ़ा था कृषि और उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाएगा, अवकाश का जो समय है उसका सही सदुपयोग कर सके। तो वहाँ कृषि और इन उद्योग का यहाँ पर है कृषि और पशुपालन, इनका क्या करेंगे कि वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से विकास करेंगे। यानी जो कृषि के नए उपकरण आ रहे हैं उनको भी अपनाएंगे, विकास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू तथा वहाँ जो पशुओं की नस्ल है इन नस्लों को संरक्षण प्रदान करेगा तथा वध पर भी रोक लगाएगा। फिर इसमें आपको नोट लगा के ये बात लिखनी है कि पर्यावरण वन व वन्य जीवों की रक्षा करना, और ये जो पर्यावरण वन में वन्य जीवों की रक्षा करना है, और ये बात जोड़ी जाती है आपके 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ये इस आर्टिकल 48 के अंदर है कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक आधुनिक विकास तथा दुधारू और जो वाघ पशु है उनकी मतलब नस्ल है उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा वध करने पर भी रोक लगाएगा तथा पर्यावरण वन व वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये जोड़ा जाता है संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 49 और आर्टिकल 49 के अंदर क्या है देखिएगा कि कलात्मक व ऐतिहासिक जो रुचि वाले स्थान जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, उनकी रक्षा करना। यानी वो सभी स्मारक, वो सभी कलात्मक व ऐतिहासिक रुचि वाले स्थान जिन पर क्या किया कि संसद ने एक कानून बनाया और कानून बना करके उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, तो उसमें कि राज्य उनकी रक्षा करेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 50 और 50 के अंदर क्या किया गया है कि कार्यपालिका में
न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण का मतलब आज कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों का कार्य अलग अलग होगा। और ऐसा क्यों किया गया है कि इस न्यायपालिका, ये न्यायपालिका है स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर सके, यानी कि इस पर कोई कार्यपालिका का नियंत्रण न रहे और यह स्वतंत्र ढंग से कार्य कर सके, इसलिए इस कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। आर्टिकल 51 है, यानी कि जो लास्ट अनुच्छेद है इस नीति निर्देशक तत्व का, इसके अंदर क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। इसके तहत है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, फिर देखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों के प्रति आदर का भाव, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में कोई संधि हो रखी है या कोई समझौता हो रखा है, उसके प्रति भारत का है जो आदर का भाव है। फिर देखिएगा राष्ट्रों के मध्य विवाद को मध्यस्थता से हल किया जाएगा, यानी मध्यस्थता के माध्यम से इन दो देशों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका हल किया जाएगा। और फिर सभी राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्ण संबंध, यानी सभी के साथ में एक जैसे सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा भारत। तो इस आर्टिकल 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, इसमें भारत की विदेश नीति का प्रावधान है। उसके अंदर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय जो संधि और समझौते हैं उनके प्रति आदर का भाव होगा। और फिर है राष्ट्रों के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसको मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा तथा सभी राष्ट्रों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा या सम्मानपूर्ण संबंध होंगे भारत के। जो अपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व थे वो कंप्लीट हो गए। और उनमें देखिएगा मोटा मोटी अंतर क्या है मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्व के अंदर। जो अंतर पहले अंतर है कि जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य में अपन ने पढ़ा था कि यदि इनका हनन होता है तो हम इसके खिलाफ में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि हम इसके खिलाफ में हम न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आर्टिकल 37 है स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य है, इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो पहला अंतर तो यह हो गया कि वाद योग्य और अवाद योग्य का। दूसरा अंतर देखिएगा इनका उद्देश्य है कि देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जिस टाइम प्रस्तावना पढ़ रहे थे प्रस्तावना के अंदर पढ़ा था कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी इन तीनों न्यायों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा ये कानूनी रूप से मान्य है, यानी जो मौलिक अधिकार है वो कानूनी रूप से मान्य प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्व है नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इनका यदि हनन होता है तो हम इसके खिलाफ में न्यायालय जा सकते हैं, जबकि ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो इनको लागू करे या ना करे।
फिर है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत अधिकार है। यदि किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो उसके खिलाफ में यानी याचिका दायर कर सकता है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये संपूर्ण समुदाय की बात करता है और संपूर्ण समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये समाजवादी है। यानी ये इसमें अंतर है व्यक्तिगत और ये समाजवादी है। नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है या इनकी आवश्यकता देखिएगा। पहली क्या है कि शासन के लिए एक आचार संहिता है। आचार संहिता हो गई शासन का एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है और सरकार जो भी नीतियां बनाएगी, जो भी विधि बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। तो इसमें देखिएगा कि इन्हें न्यायालय के द्वारा तो लागू नहीं करवाया जा सकता, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अवाद योग्य है, इसलिए इनको न्यायालय द्वारा तो लागू नहीं करवाया जा सकता है। किंतु इसके पीछे जनमत की शक्ति होती है, यानी कि सरकार जब चुनाव लड़ती है कोई भी पार्टी, तो उसमें क्या होता है कि वो जनता के सामने जो भी वादे करती हैं या जो उनका मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें रखी जाती हैं, उस पर जो कानून बनाना होता है, विधि बनानी होती है, और जो वादे किए जाते हैं कोई नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही किए जाते हैं, तो ये जनमत की शक्ति होती है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार है इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो अगली बात देखिएगा, शासन के लिए मूल्यांकन का आधार है नीति निर्देशक तत्व है जनता के द्वारा शासन की सफलता और असफलता जानने का मानदंड है कि सरकार ने किस प्रकार से कैसा कार्य किया है। तो सफलता और असफलता जानने का सबसे अच्छा आधार नीति निर्देशक तत्व है। तो जो तीसरा महत्व देखिएगा, संविधान के क्रियान्वयन, जो संविधान को लागू करने में भी ये सहायक है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं, यानी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। यानी जो वो कोई भी विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगी, क्योंकि ये राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी पार्टी की सरकार हो वो इससे निर्देशित होगी और न्यायालय संविधान की उचित व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व भी प्रदान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगली बात देखिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी इनका जो उद्देश्य है, इनका महत्व, पहली बात है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी जिसमें आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक के अंदर है जैसे स्त्री पुरुष है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, या उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करेगा, या उनको जीवन निर्वाह के लिए जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगी। यानी जो आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश किया गया है। तो यह नीति निर्देशक तत्व का महत्व है, जो आवश्यकता है और इसका जो महत्व है कि मौलिक अधिकार का क्या महत्व है। तो इसमें जो पहला महत्व देखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, इसका जो पहला महत्व है। इसमें ये मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र की एक आधारशिला है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ के नागरिकों के पास में मौलिक अधिकार होने चाहिए। फिर है कि इनके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को उसके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी बात की शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, कि राज्य ऐसी ना तो कोई विधि बनाएगी ना कानून बनाएगी जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए। यानी कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। फिर देखिएगा न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा में क्या है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तब न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी कि यदि अधिकारों का हनन किया जाता है तब आप उनके खिलाफ में न्यायालय जा सकते हो, तो वो मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो महत्व का चौथा पॉइंट है उसमें देखिए
लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यानी कि इनके मूल अधिकारों का यदि अभाव है तो वो उसमें लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी मैंने पहले भी बताया, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ के नागरिकों के पास में मौलिक अधिकार होते हैं और इनके अभाव में इस लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर देखिएगा जो 5वां पॉइंट है कि समानता के कारक है, राष्ट्र के सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और उसमें समानता का समावेश है, यानी कि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।